अच्छा बेटा, आज का लेक्चर हमारा बिजनेस एथिक्स से रेलेवेंट है। तो पहले तो व्हाट इज एथिक्स, एथिक्स को डिफाइन करते हैं। एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट फोकसेस ऑन द वे इन व्हिच मॉरल प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू एवरीडे लाइफ। जो रूटीन के कामों में हम लोग कोई प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, मॉरल प्रिंसिपल्स जो हम लागू करते हैं वो एथिक कहलाता है। एथिक्स हैज टू डू विद फंडामेंटल क्वेश्चंस सच एज व्हाट इज फेयर, व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू इन दिस सिचुएशन। तो एथिक्स हम एक फंडामेंटल क्वेश्चन भी हमारे जहन में आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, इस सिचुएशन में जस्टिफाई होता भी है, नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली हम डिस्कस करते हैं। फिर बिजनेस एथिक्स क्या है? व्हाट इज बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स फोकसेस ऑन व्हाट constitutes right or wrong behavior in the world of business। अच्छा और बुरा बिहेवियर बिजनेस के पर्सपेक्टिव में उसके कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हैं, तो ये बिजनेस एथिक्स है। कॉर्पोरेट बिजनेस executives have a responsibility to their shareholders and employees to make decisions that will help their business make a profit। तो जितने भी बिजनेस एग्जेक्टिव्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिजनेस के एम्प्लॉय के लिए उसकी डिसीजन मेकिंग और या बिजनेस के प्रॉफिट के लिए बेहतर जो भी काम एथिकल हो सकता है, एथिकल वैल्यूज या एथिकल रूल्स जो डिफाइन करने हैं वो करें। But in doing so, business people also have a responsibility to the public and themselves to maintain ethical principles। तो जो बिजनेस पीपल हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक और ख़ुद अपने आप को मेंटेन करें एथिकल प्रिंसिपल्स के पर्सपेक्टिव में। तो ये तो नहीं हो सकता कि वो खुद वो एथिकल वैल्यूज़ का ख्याल ना रखें या बिजनेस एथिक्स का ख्याल ना रखें, लोगों को कहें। तो ऐसे नहीं, खुद भी ख्याल रखना चाहिए। Although ethics provides moral guidelines, individuals must apply these guidelines in making decisions। तो डेफिनेटली जो एथिक है वो मॉरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, तो इंडिविजुअली भी हमें सबको इन गाइडलाइंस का ख्याल रखना चाहिए कुछ डिसीजंस मेकिंग के लिए। एथिक्स दैट अप्लाइज टू बिजनेस, जिनको बिजनेस एथिक्स कहते हैं, जो कि बिजनेस पर एथिक्स अप्लाई होते हैं उनको बिजनेस एथिक्स कहते हैं। इट्स नॉट ए सेपरेट थ्योरी ऑफ एथिक्स। ये कोई आम एथिक्स से सेपरेट थ्योरी नहीं है, रेदर इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स टू बिजनेस सिचुएशन। ये सिर्फ सिचुएशन चेंज हो जाती है कि अब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव में एथिक्स की बात करेंगे। तो रिलीजियस की बात करेंगे तो रिलीजन एथिक्स आ जाएंगे, सोसाइटी की बात करेंगे तो सोसाइटी एथिक्स आ जाएंगे, एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशनल एथिक्स की बात होगी। सो वो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे एथिकल पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाएगा। मेजर डेफिनेशन एथिक्स की तो वही रहेगी। Although all people have ethical responsibilities, higher ethical standards are imposed upon professionals who serve as social models, such as physicians, attorneys, and business, etc। तो जितने भी लोग हैं जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो माशरे में हायर लेवल स्टैंडर्ड्स को इम्पोज करते हैं, बहुत प्रोफेशनल्स हैं और सोशली उनका नाम है। तो जैसे कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, फिजिशियंस, अटॉर्नीज, वकील, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस एट्सेट्रा, तो ये रोल मॉडल होते हैं। हम इनको देखकर माशरा जो है, लोग जो है वो देखकर एथिकल वैल्यूज उनके हवाले से माशरे में फिर उसी तरह से एथिकल एथिक्स होती हैं। अच्छा जी, द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। The law is an expression of the ethical beliefs of our society।
ये एथिकल बिलीफ है, यकीन है, सोसाइटी का एक्सप्रेशन देता है कि जी जी हम एथिकल, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें एथिकल हैं। और वाकई अगर एथिकल बिलीफ ये चीज़ें ना हो तो सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा हो सकता है। लॉ एंड एथिक्स आर नॉट द सेम थिंग। लॉ और एथिक्स सेम थिंग नहीं है। द क्वेश्चन इज एन एक्ट लीगल, ठीक है, is different from the question is an act ethical. The law cannot modify all ethical requirements. Therefore, an action might be unethical yet not necessarily illegal. तो जो भी सोसाइटी में या कोई कंट्री अब लॉज डिफाइन करते हैं, कानून बनाते हैं, तो हर कानून जो है वो एथिकल वैल्यूज को डिफाइन नहीं कर सकता। मीन्स के लॉ के अंदर ये जरूर लिखा जा सकता है कि करप्शन नहीं करनी या बेईमानी नहीं करनी, लेकिन वो उसका लेवल क्या है, उसकी उसका पर्सपेक्टिव क्या है, लोग किस तरह से सोचते हैं, और ये खुद से ही एथिकली ये लोगों के अंदर भी चीज़ें आनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना तो लॉ डिफाइन तो हो जाता है, लेकिन अब उस लॉ की जो इम्प्लीकेशन है वो सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट होगी। तो इसलिए एथिक्स और लॉ जो है ये इनके दरमियान रिलेशनशिप तो है, लेकिन लॉ की वजह से हर एथिक्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। उसके लिए एथिकल वैल्यूज को उस तरबियत की ज़रूरत होती है, उसके लिए इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, लोगों को बताने की ज़रूरत होती है, लोगों को सिचुएशनल एथिक्स की तरबियत की ज़रूरत होती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है। For example, it might be unethical to lie to your family, but it is not necessarily illegal. तो ये देखिए कि अनएथिकल है कि आप अपनी फैमिली के साथ जो है वो झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड करें, कोई गलत बात करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये इलीगल है। क्योंकि ये तो वैसे तो लॉ है कि आपने झूठ नहीं बोलना, आपने फ्रॉड नहीं करना, लेकिन जब आप अपने ही अपनी फैमिली में, अपने घर में ही छोटी सी बात भी गलत कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, तो लॉ वहाँ पे कैसे, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। थ्योरीज ऑफ एथिकल कंडक्ट. Theories of ethics present standards by which a person can analyze and evaluate his or her own moral conduct. Over the countries, two different philosophical frameworks developed. Different countries में दो तरह के framework available हैं. Ethical standards based on universal duties, deontology, and ethical standards based on consequences, utilitarianism. So दो तरह की ये स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल ड्यूटीज, यूनिवर्सल लॉज या उसकी सिचुएशन के हिसाब से, और दूसरा कंसिक्वेंसेस के हिसाब से। Deontology is the philosophical practice of defining and adhering to an absolute set of standards by which ethical behavior can be measured. uh, it tries to define universal duties. ये universal level पर universal duties को define करने में help करेगा, जिसमें absolute set of standards होंगे ethical behavior को measure करने के लिए, set करने के लिए। जैसे कि पूरी दुनिया में एक standard है कि corruption जो है वो illegal है, चीटिंग करना इलीगल है, स्मगलिंग करना इलीगल है, ठीक है, ह्यूमन स्मगलिंग इलीगल है। तो इस तरह की जो जो कि यूनिवर्सल पूरी दुनिया के ऊपर लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो, जेनेरिक स्टैंडर्ड्स जो हैं।
In deontology, a person fulfills absolute moral duties regardless of whether good comes from the actions. तो इसमें जो एब्सोल्यूट मॉरल ड्यूटीज जो है इंसान फुलफिल करेगा ऑफ वेदर गुड कम्स फ्रॉम द एक्शंस, अपने काम से, अपने एक्ट से, अपनी बातों से, ठीक है, अपने बिहेवियर से. ए पर्सन डिसाइड्स अपॉन एक्शंस बाय आस्किंग इफ ए पर्टिकुलर एक्शन इज मॉरली राइट और रॉन्ग. तो ये उसके एक्शन से पर्टिकुलरली ये पता भी चलता है कि वो राइट है या रॉन्ग एक्शन है. The act of carrying out that duty is important rather than the consequences of the act. तो ये act, ये बेसिकली बहुत ये इम्पोर्टेंट है. कैरिंग आउट दैट ड्यूटी इज इम्पोर्टेंट. ये एक्ट बताता है कि आपने ये इसको इम्पोर्टेंटली करना है. Utilitarianism is an approach to establishing ethical standards based on the consequences of an action. ये इस तरह के स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश होते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स, कोई किसी के एक्शन की बुनियाद पर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बुनियाद पर, ठीक है. In an ethical dilemma, a person selects the action that brings about the greatest amount of good for the greatest number of people. कोई इस तरह का एक्शन है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बेहतर है, अच्छा है, और बहुत सारे लोगों को वो अट्रैक्ट भी करता है. The model determines correctness in terms of social benefit. ये डेफिनेटली इसको बेहतर किया जा सकता है सोशल बेनिफिट्स के हवाले से. Many business people favor the cost benefit approach of यूटिलिटेरियनिज्म. तो ये इसको फेवर करते हैं लोग बहुत सारे. द राइट्स मॉडल. The rights model analyzes ethical issues by focusing on an action's impact on human rights. Under this model, human rights are the rights all people have. तो ये लोगों के ह्यूमन राइट्स के वाले से ह्यूमन उसका लोगों के ऊपर इम्पैक्ट, उस उन एथिकल इश्यूज के ऊपर फोकस करना, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस करना, ये राइट्स मॉडल है. एन एक्शन दैट मैक्सिमाइजेस रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड मिनिमाइजेस देयर वायलेशन इज मॉरली करेक्ट. तो इस तरह के एक्शंस या ऐसे काम, इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस जो कि ह्यूमन राइट्स को उजागर करें या मैक्सिमम ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करें और उनकी वायलेशंस को मिनिमम करें, इनको मॉरली करेक्ट कहा जा सकता है. द राइट मॉडल में the two necessities to be fully human are freedom and well-being. Thus, two basic categories of human rights exist within the model. Number one, rights of liberty. Number two, rights of well-being. Liberty के rights और well-being दो rights जो हैं ये fully human rights, जो freedom होने चाहिए. Under the rights model, each person possesses certain fundamental human rights because of the fact that they are a human being. Each person's life has an infinite value. जो राइट्स मॉडल हैं इनके मुताबिक ह्यूमन को फंडामेंटल राइट देने चाहिए, प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, करने चाहिए, क्योंकि हर ह्यूमन जो है वो ह्यूमन बीइंग है और ये डेफिनेटली अशरफुल मखलूक़ात है. और हर ह्यूमन की जो वैल्यूज़ हैं या जो लाइफ है वो इस तरह की वैल्यूज़ क्रिएट करती हैं कि वो हमेशा के लिए कायम रहती हैं. बंदा खुद तो ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी वैल्यूज़ जो है, उसने जो किया है गलत सही, उसके रूल अखलाकियात, ठीक है, लोगों की हेल्प करना, वो पैरामीटर्स तो रहते हैं. Applying the rights model. बेटा आवाज ठीक आ रही?
जी सर। यस सर। जी Okay. सर, ठीक आ रही है। Applying the rights model, identify the facts, rights के मॉडल के को अप्लाई जब करना है तो उसमें identify the facts, facts को identify करें, identify the ethical issues को identify करना है, identify the alternative courses of action, alternate actions क्या हो सकते हैं उनको identify करना है, identify the stakeholders, determine to which extent each alternative respects the dignity and fundamental rights of stakeholders या violates their rights। तो इसको डिटरमाइन करना है, देखना है कि लोगों के राइट्स और उसके लिए फंडामेंटल राइट्स के लिए उसके स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, उनकी वायलेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है, ठीक है, और उसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। Choose the alternative that maximizes the dignity of stakeholders and minimizes the violation of their rights। तो इस तरह के कुछ अल्टरनेटिव्स आपने देखने हैं जो कि स्टेक होल्डर्स के की डिग्निटी को, रिस्पेक्ट को मैक्सिमाइज करें और उसकी जो वायलेशन है जो रूल्स की या राइट्स की उसको वो मिनिमम करे। Applying utilitarianism, आइडेंटिफाई द फैक्ट्स, इसमें भी फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिफरेंट जो एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, स्टेक होल्डर्स कौन से हो सकते हैं, फॉर ईच अल्टरनेटिव कैलकुलेट द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स, आइडेंटिफाई हु वुड बी हार्म्ड एंड हु वुड बी बेनिफिशियल। तो अल्टरनेटिव कैलकुलेशन आपने देखनी है कि कॉस्ट बेनिफिशियल जो है, बेनिफिट्स की कॉस्ट क्या हो सकती है और कौन बेहतर है आपके लिए, हार्मफुल नहीं है, और कौन बेनिफिशियल है। तो इस तरह के पर्सपेक्टिव में इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस हमने देखने हैं। चूज दैट अल्टरनेटिव विच रिजल्ट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो डेफिनेटली ऐसे अल्टरनेटिव्स देखें जिसका रिजल्ट ये हो कि ज्यादा लोगों के लिए बेहतरी हो सके, इतने इस तरह के एक्शंस हो परफॉर्म किए जाएं तो जो कि ज्यादा लोगों के लिए बेहतर हो सके। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1, आप लोग थोड़े अटेंटिव हो जाएं, इसको आंसर भी करना है कि secretary who has worked for your corporation for 15 years is involved in a car accident in which she permanently loses the use of her right hand। एक सेक्रेटरी है, वो किसी कॉर्पोरेशन में 15 साल काम करती रही, एक कार एक्सीडेंट में उसका जो है राइट हैंड जो है वो परमानेंटली स्किप हो गया या खराब हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट में ज़ाया हो गया। दस, शी कैन नो लॉन्गर इफेक्टिवली टाइप, file या perform many of the other functions that she previously had performed and that are included in her job description। अब वो उस तरह से इफेक्टिवली या एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती जिस तरह से वो पहले करती थी और जो कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है। Your corporation has a very tight budget and does not have sufficient funds to pay for an additional secretary without reallocating budget items। ये कॉरपोरेशन जो है ये बहुत बुरा हाल है, बजट कम है, फंड कम है, वो नई सेक्रेटरी नहीं रख सकते, ठीक है, और नया बजट भी एलोकेट नहीं कर सकते। The injured secretary has been very loyal to your corporation। जो चोट जिसको लगी है वो बड़ी ईमानदार है, बहुत वफादार है कॉरपोरेशन के लिए, and you have been very satisfied with her work। और कॉरपोरेशन भी उससे बहुत सेटिस्फाइड है, उसके काम से भी और उसके डेडिकेशन से भी।
शी wants to stay at her job, वो अपना काम जारी रखना चाहती है. Moreover, she does not believe that she could find other employment at this time. वो उसको ये भी यकीन है कि वो अगर यहाँ से उसको निकाला जाएगा तो उसको किसी और जगह पर कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी. Should your corporation fire her? क्या आपके अदारे को उसको निकाल देना चाहिए? Lay her off with compensation, उसको छुट्टी भेज देनी चाहिए कुछ compensation के साथ, या find a way to retain her, या उसको रखने के लिए कोई तरीकाकार निकालना चाहिए. In resolving this dilemma, apply, अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने अप्लाई करना है इसके यूटिलिटेरियनिज्म, द राइट्स मॉडल, योर ओन पर्सनल ओपिनियन. अब ये तीन चीज़ें हमने इस पे अप्लाई करनी है. सो इसका आंसर क्या होगा? यूटिलिटेरियनिज्म क्या था? जिसमें हम एक्शंस की बुनियाद पर ये देखते हैं कि क्या हमारे लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे एक्शंस की बुनियाद पर देखें तो क्या ये हमारे लिए, सेक्रेटरी को देखें तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो परफॉर्मेंस? सर अगर राइट हैंड लूज कर दिया तो काफी हद तक नहीं है बेनिफिशियल. तो कोई भी राइट या लेफ्ट, वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस पर फर्क तो पड़ेगा और काफी फर्क पड़ेगा. यस. अच्छा, हाँ. और दूसरा, इट मीन्स के इन टर्म्स ऑफ एक्शंस एंड बिहेवियर जो कि जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सके, तो वो उस वो तो वो वाला जो फैक्ट है या वो वाला जो पोर्शन है वो वाला तो वीक हो गया. अब दूसरा द राइट्स मॉडल की तरफ जाते हैं. तो द राइट्स मॉडल में हमने देखना होता है कि ये बंदा कौन है, आपके साथ लॉयल कितना है, वफादार कितना है, और स्टेक होल्डर है, और कितना कमा के दे रहा है, कितना बेनिफिशियल है अदारे के लिए, सोसाइटी के लिए, और उसका राइट क्या बनता है. तो इसकी इसकी बुनियाद पर हम क्या डिसाइड करेंगे, दी राइट्स मॉडल क्या कहता है? बताइए बेटा, कोई भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी का. कंपनी के साथ लॉयल थी तो उसके लिए कोई और जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं जाना चाहती और उसकी जगह कोई और आ भी नहीं सकता. हाँ नहीं बेटा, उसकी जगह पर आ तो कुछ सकता है, लेकिन ये है कि उसको उसको जॉब ढूंढना कुछ मुश्किल होगा. कंपनी को ये चाहिए कि उसको कोई ऐसा काम दे दें जो उसके लिए आसानी हो, उसको निकालना भी ना पड़े, और निकाले बगैर उसका वो कंपनी के साथ चलती भी रहे. कुछ इस तरह से उसकी उसकी कंपनसेशन हो जाए कि वो काम करती भी रहे और जॉब पर भी रहे, और कंपनी का या अदारे का कोई नुकसान भी ना हो. कुछ कुछ इस तरह का कोई मॉडल जो है वो बनाना चाहिए मेरे ख्याल में. ठीक है, आपने भी ठीक कहा था बेटा. अच्छा, थर्ड वन इज योर ओन पर्सनल ओपिनियन. आपकी जाती राय क्या है कि एक बंदा है वो उसको चोट लग जाती है, वो बहुत सालों से एक जॉब करता है एक अदारे में, अदारा कहता है कि जी नहीं, अब ये मेरे काम का नहीं है, उसको निकाल दे, या उसको रखे, या उसको कंपनसेशन दे, कोई पेंशन की मद में, कोई सैलरी की मद में. क्योंकि जब बंदा जो है वो माजूर हो गया एम्प्लॉय, तो उसको जॉब कहाँ मिलेगी, और तो मिल नहीं सकती, उसकी जगह पर हम बंदा रख सकते हैं. ठीक है, तो अब अपनी हमारी जाती राय क्या है कि क्या उसको रिटेन करना चाहिए या निकाल देना चाहिए? बताइए बेटा. सर रिटेन करना चाहिए. और उसकी रीजन भी बताए ना साथ. सर रिटेन करना चाहिए क्योंकि वो एक तो उनके पास स्किल्स अच्छी थी, उनके लिए कोई अच्छी जॉब हमें प्लेस करनी चाहिए.
ठीक है, और कोई बोले डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, और कोई स्टूडेंट? यह कौन है? बहुत शोर मचा दिया बेटा आपने। बोले बेटा कोई और कोई डिस्कस करे, इसको बताए। सर रिटेल करना चाहिए। अच्छा, रिटेन क्यों करना चाहिए? सर उसकी रीजन ये है कि उसने काफी अर्सा कंपनी को सर्व किया अपनी सर्विसेज, एंड जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि वो लॉयल भी है कंपनी के साथ और उसने काफी अच्छा काम किया इसलिए। हम्म। तो ये अगर अदारा उसको ना रखना चाहे तो क्या ये एथिकल होगा, अनएथिकल होगा? अदारा उसको फौरन निकाल दे। मोस्टली तो ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है कि बंदा काम कर नहीं रहा तो उसको फौरन फारग कर देते हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। सर बिजनेस एथिक्स के हिसाब से ये अनएथिकल नहीं होगा अगर इदारा उसको निकाल देता, हम्म। क्योंकि जो बिजनेस है उसको तो अपना फायदा और नुकसान देखना होता है ना। हम्म। तो इस हिसाब से अगर वो उसको कट ऑफ कर देता है तो इसमें अनएथिकली नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि अनएथिकल नहीं है। यस। ठीक है, और कोई किसी का पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, कुछ इदारे ऐसे हैं इंटरनेशनली तो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट के रूल्स बहुत सख्त हैं। अगर कोई बीमार है या उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कोई और इश्यू है तो इतनी आसानी से आप गवर्नमेंट या प्राइवेट उसको निकाल नहीं सकते। उसको आपको उसके पूरे राइट्स, उसकी पेंशन, उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स जो उसका बनता है वो आप दे सकते हैं, देना पड़ता है। अदरवाइज लोग फिर वहाँ पे अदालत में चले जाते हैं और वहाँ पे प्रॉपर उनको इंसाफ भी मिलता है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बेनिफिट्स देती हैं कुछ, लेकिन पाकिस्तान में रूल्स बहुत हल्के हैं जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई काम बंदा काम करनी है तो सुबह नहीं पता कि उसने आना है कि नहीं आना, या काम का हो भी तो फिर भी नहीं पता होता कि सुबह उसने आना है कि नहीं आना। तो ऑर्गेनाइजेशन उसको कह सकती है कि आप ना आए, तशरीफ लाएं। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। उसमें चूंकि अगर वो परमानेंट है तो उसको निकालना थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, तो ज़रा मुश्किल होता है पब्लिक सेक्टर में। अच्छा, ये जूम का टाइम ख़त्म होने वाला है, जैसे ही ख़त्म हो बेटा दोबारा सेम लिंक को ज्वाइन करना हमने।